हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 4, 5 और 6 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पे बात करेंगे डिटेल में और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने किस देश के संदर्भ में 3 मार्च 2021 को सबसे खूनी दिन यानी ब्लडिएस्ट डे घोषित किया, जहां सैन्य तख्तापलट की विरोध करने वाले 38 लोगों को सुरक्षा बलों ने मार डाला। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल मामले में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामले में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पड़ोसी देश का भी मामला है। आंसर होगा म्यांमार। देखिए, आपको पता होगा, मैंने पहले बताया हुआ कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने वहाँ की जो सर्वोच्च नेता है आंग सान सूची और वहाँ के प्रेसिडेंट थे विन मिंट, उन सबको गिरफ्तार कर लिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। वहाँ के सैन्य सत्ता प्रमुख हैं अभी कौन है? मिन आंग लाइंग, ये भी नाम आप ध्यान रखना। तो इसके बाद से म्यांमार में वहाँ की जनता जो है वो सैन्य तख्तापलट के विरोध में ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। आम लोग लगातार आंग सान सूची और सहित तमाम जो लोग हैं, नेता हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और लोकतंत्र बहाली की मांग कर रहे हैं। तो ऐसी डिमांड चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था। तो 3 मार्च को क्या हुआ, प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी। बहुत लोगों को गोलियां लगी, उनमें से 38 लोग एक ही दिन में मर गए, उनकी मौत हो गई। तो इस वजह से संयुक्त राष्ट्र ने 3 मार्च 2021 के दिन को सबसे खूनी दिन यानी ब्लडिएस्ट डे घोषित किया है। ये चूँकि संयुक्त राष्ट्र एक बहुत बड़ा संगठन है और उसकी तरफ से ये घोषित किया गया है, तो एक तरह से इतिहास में दर्ज हो गया है। ठीक है, हो जाएगा इतिहास में दर्ज, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी कार्रवाई की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जा रहा है, लेकिन चीन जो है वो म्यांमार के साथ है। आपको बताऊं कि जब संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार की सैन्य सत्ता के खिलाफ में जब प्रस्ताव आया तो चीन ने इसका विरोध कर दिया था, एक तरह से वीटो लगा दिया था। तो चीन उसके साथ है और इसी वजह से म्यांमार में वहाँ की जो सैन्य सत्ता है वो अभी वर्चस्व बनाए हुए है वहाँ पर, और काफ़ी विरोध हो रहा है। पड़ोस का मामला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि तमाम एग्जामिनेशंस में पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही हैं। ओके, और आपको बता दूं कि अभी तो फरवरी में 1 फरवरी को ये तख्तापलट हुआ है, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पर सैन्य सरकार रह चुकी है। 2011 तक वहाँ पर सैन्य सरकार थी। उसके बाद फिर लोकतांत्रिक सुधार हुए और उसके बाद चुनाव हुआ। फिर आंग सान सूची को वहाँ का प्रमुख लीडर यानी स्टेट काउंसलर के तौर पर चुना गया था, सर्वोच्च नेता थी। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, या फिर कहें भारत के कौन से सीमावर्ती राज्य हैं जो म्यांमार से टच होते हैं, जिनका सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके अब नया चैनल बनाया गया है एक, तो उसका क्या नाम रखा गया? आंसर होगा संसद टीवी। ठीक है, दोनों चैनलों का विलय कर दिया गया है और ये सिफारिश हुई थी, मतलब राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू, तो उन्होंने और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल गठित किया था कि दोनों चैनलों का कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए। तो उसी पर जो सुझाव आए थे कि इस दोनों को मर्ज कर दिया जाए और एक बना दिया जाए, तो ये किया गया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं रवि कपूर, उनको 1 साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है संसद चैनल का। ठीक है, संसद टीवी का नाम ध्यान रखना आप। ओके, और इससे एक नुकसान तो ज़रूर हुआ है जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको, कि राज्यसभा टीवी जो था उसमें बहुत सारे ऐसे डिबेट आते थे, बहुत अच्छे प्रोग्राम आते थे, जिससे जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं और जो आम जनता है उनको एक तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ मिल पाता था और किसी विषय पर समझ विकसित करने में एक जरिया था वो। ओके, क्योंकि निष्पक्ष भाव से, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनलों का तो हाल बहुत बुरा है, कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है। तो एक अच्छा डिबेट वहाँ होता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अब संसद टीवी बन गया है।
ओके, अब आगे उसको देखना होगा कि वो कैसा रुख रहता है, उसका कैसे प्रोग्राम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? नए एमडी और सीईओ कौन है? आंसर होगा मातम वेंकट राव। ठीक है, मातम वेंकट राव। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, और अब तक वो केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ओके, और अब वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हो गए हैं। 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। 1 मार्च से वो उनका मतलब कार्यकाल शुरू हो चुका है, और अगले आदेश तक या फिर 3 साल तक वो वहाँ पर काम करेंगे। ओके, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वी नौसेना कमान यानी ईस्टर्न नेवल कमांड के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? मतलब कि ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ कौन बनाए गए हैं नए? आंसर होगा अजेंद्र बहादुर सिंह, वो वाइस एडमिरल हैं। ओके, तो नाम अगर बोलना होगा तो होगा वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। तो 1 मार्च को विजाग यानी विशाखापट्टनम, जहाँ मुख्यालय है ईस्टर्न नेवल कमांड का, तो वहाँ पर उन्होंने पदभार संभाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिमी नौसेना कमान यानी वेस्टर्न नेवल कमांड के नए प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? यानी वेस्टर्न नेवल कमांड के नए चीफ कौन हैं? आंसर होगा आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार। अगर उनका नाम लेना होगा तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार कहेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में उन्होंने मुंबई में ये पदभार संभाला है, और मुंबई में हेडक्वार्टर है वेस्टर्न नेवल कमांड का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और बात नौसेना की हो रही है, तो अभी नेवी चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार किसने संभाला है? किनकी नियुक्ति हुई है? आंसर होगा जयदीप भटनागर। ठीक है, जयदीप भटनागर ने 1 मार्च को ये पदभार संभाला है, और वो पहले भारतीय रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। पीआईबी, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फरवरी 2021 में सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर होगा कुलदीप सिंह। ठीक है, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ओके, देखिए 28 फरवरी को उसके जो डीजी थे एपी महेश्वरी, वो रिटायर हो गए। उसके बाद कुलदीप को गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त प्रभार दिया है 28 फरवरी से। ठीक है, वो पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? आंसर होगा मैरी कॉम। ओके, मुक्केबाज हैं मैरी कॉम, 37 ईयर की हैं, तो उनको 3 मार्च को इस समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। और अगर बात करेंगे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो उमर नजारोविच क्रेमलोव। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, लोसाने में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। T20 इंटरनेशनल मैच में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल मैच की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर होगा किरोन पोलार्ड। ओके, किरोन पोलार्ड लगातार 6 बार 6 मारा उन्होंने। ओके, 6 बार छक्का लगाया है। अगर शुद्ध हिंदी में एक तरह से आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो 6 बार छक्का लगाया उन्होंने। ठीक है, 33 साल के हैं, वेस्ट इंडीज़ टीम के वो कप्तान भी हैं। ओके, तो उन्होंने ये कमाल श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में 3 मार्च 2021 को एक एयरफोर्स मल्टी नेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज शुरू हुआ है। उसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 6। ओके, क्या नाम है? डेजर्ट फ्लैग 6। तो किस देश ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया है?
मतलब कई देशों का, यानी मल्टीनेशनल वॉरफेयर एक्सरसाइज है। आंसर होगा इंडिया। ओके, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये यूएई के अल दरफा एयरबेस में ये आयोजित हो रहा है। ओके, इसमें इंडियन एयरफोर्स के अलावा यूएई का जो एयरफोर्स है वो तो है ही, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, बहरीन, इन सब के एयरफोर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इंडिया से 6 सुखोई फाइटर जेट, C-17 ग्लोब मास्टर, IL-78, इस तरह के करीब 150 वायु सैनिक और जो एयरक्राफ्ट हैं वो सब शामिल हुए हैं। ठीक है, जिसमें राफेल भी अपना दम दिखाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर किससे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मनप्रीत वोहरा। ठीक है, सीनियर डिप्लोमेट हैं यानी वरिष्ठ राजनयिक हैं मनप्रीत वोहरा, तो उनको ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1 मार्च को ये नियुक्त किया गया उनको और उन्होंने पदभार संभाल लिया है। वो इससे पहले अभी तक मैक्सिको के राजदूत थे। ओके, मैक्सिको में एम्बेसडर थे भारत के। ठीक है, और वो हाई कमिश्नर बने हैं अब कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, कई लोग ये कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि ये उच्चायुक्त क्यों कहते हैं और राजदूत क्यों कहते हैं, ये क्या मतलब है, यानी हाई कमिश्नर क्यों कहते हैं और एम्बेसडर क्यों कहते हैं कहीं कहीं? तो देखिए, कॉमनवेल्थ नेशंस है। ओके, कॉमनवेल्थ नेशंस वो हैं जो ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद का हिस्सा रहे हैं, बाद में आज़ाद हुए, तो उन सब का कॉमनवेल्थ एक संगठन बना। तो उन सब ने संगठन ने ये तय किया कि हमारे आपस में अगर कोई डिप्लोमेट आएंगे और रहेंगे किस देश के, यानी अगर ब्रिटेन का कोई डिप्लोमेट इंडिया में है, वो चीफ है, तो वो एम्बेसडर की जगह उसको उच्चायुक्त कहा जाएगा यानी हाई कमिश्नर कहा जाएगा। तो जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उसमें एक दूसरे देशों के जो चीफ होते हैं, एक तरह से राजदूत होते हैं, तो उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। ओके, और अगर कॉमनवेल्थ देश नहीं है कोई, जैसे फ्रांस, ठीक है, तो वहाँ पर राजदूत होते हैं। अमेरिका, तो वहाँ भारत के राजदूत होते हैं और अमेरिका के यहाँ पर राजदूत होते हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करेंगे या फिर पाकिस्तान की ही बात कर लें या और भी देशों की, बांग्लादेश की बात कर लें, तो वहाँ एक दूसरे के हाई कमिश्नर होते हैं। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताता हूँ कि 2020 का करंट फूड्स अवेलेबल है, बेस्ट सेलर है बुक अमेजन पे। पिछले 3 महीने से लगभग हो चुके हैं 3 महीने, और तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी सस्ते में है, तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बजट अभी हाल ही में पेश हुआ है, तो कितनी रकम का ये बजट है? आंसर होगा 2,40,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,40,000 करोड़ रुपए। वहाँ मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। और वित्त मंत्री ने ये बजट पेश किया, वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, तो उन्होंने विधानसभा में पेश किया है। और कुछ खास चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। 10 बड़ी बातें इसमें क्या है बजट में, कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही पुराने टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई है। 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूलों में 24,200 शिक्षकों की भर्ती होगी। तीर्थ दर्शन योजना दोबारा शुरू होगी। पूरब पश्चिम को जोड़ेगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। अनाज खरीद के लिए नई योजना यानी पॉलिसी लॉन्च होगी। आदिवासी जिलों में स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया जाएगा। जल जीवन मिशन से घर घर जल कनेक्शन यानी नल कनेक्शन दिए जाएंगे। हर जिले में महिला थाना, भोपाल में पुलिस अस्पताल खोले जाएंगे। हर पंचायत में राशन दुकान होगी। 33% दुकानें महिलाएं चलाएंगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये भी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। आंसर होगा इसका 3 मार्च। मनाने का उद्देश्य क्या है? तो सबको पता होगा, वन्य जीव जो हैं, जो उनको सुरक्षा देना, और जो बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं जो विलुप्त प्राय हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस तय किया हुआ है। तो 2021 की थीम क्या है? फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021
पुरुष एकल में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? आंसर होगा वरुण कपूर। ठीक है, दुनिया के दूसरे नंबर के जूनियर खिलाड़ी हैं वरुण। तो उन्होंने युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है, वहाँ पर टूर्नामेंट में अपना छठा खिताब जीत लिया है। अगर महिला एकल की बात करेंगे तो किसने जीता, तो वो महिला एकल में मालविका बंसोड़ उसके नाम रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजराइल में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के पहले राजदूत बनाए गए हैं, तो उनका नाम बताएं। ऐसा पहली बार है जब इजराइल में यूएई ने अपना राजदूत बनाया है, वहाँ रखा है। नाम क्या है? आंसर का मोहम्मद अल ख्वाजा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अरब जो देश हैं वो सब इजराइल को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन जब पिछले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने पूरी कोशिश की, उसके बाद इजराइल को कई देशों से मान्यता एक्सेस दिलवाई। तो उसमें यूएई प्रमुख था। यूएई ने राजनयिक संबंध स्थापित किए और अब वहाँ पर यानी इजराइल में यूएई का राजदूत नियुक्त हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? आंसर होगा 4 से 10 मार्च। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षात्मक जो उपाय हैं वो किए जाएं। ठीक है, तो ये दिवस मनाया गया है। 2021 की थीम क्या है? सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागरिक लेखा दिवस यानी सिविल अकाउंटिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मार्च। इसी दिन भारतीय नागरिक लेखा सेवा की स्थापना की गई थी 1 मार्च 1976 को। तो इसके बाद से ये दिन घोषित हो गया इस दिवस के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है 6 मार्च 2021 को। तो किस लिए जाने जाते थे, क्या थे वो? आंसर होगा कन्नड़ कवि थे, आलोचक और अनुवादक थे। 84 ईयर के थे वो, कर्नाटक के बड़े कवि माने जाते थे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स 3 दिनों का, 4 से 6। आगे का भी मिल जाएगा आपको अगले दिन। ओके, कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और इसका PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, डाउनलोड लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF अवेलेबल हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।